क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल्स। हमको डेजर्टिफिकेशन की बात करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहा है और ये बोल रहा है डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, मतलब डेजर्टिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू ड्राई एंड एरिड रीजन। ठीक है, मतलब हमसे एग्जामिनर चाह क्या रहा है, ये चाह रहा है कि हाँ डेजर्टिफिकेशन जो होता है वो ड्राई एंड एरिड क्लाइमेटिक रीजन में होता ही होता है, बट ये उस जगह में भी हो सकता है जहाँ पे नॉर्मल वेदर कंडीशंस हैं। तो एग्जामिनर हमसे चाह रहा है कि बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ पे नॉर्मल वेदर कंडीशंस के बावजूद भी वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। इसीलिए आस्क किया गया, इसीलिए पूछा गया हमसे डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। तो इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, हम समझते हैं आंसर लिखेंगे कैसे। इनको इसको इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट डेजर्टिफिकेशन, डिफाइनिंग व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन हम डेफिनेशन दे सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने दिया था। हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे, और भी हम बता सकते हैं कि इन इंडिया 20-30% ऑफ लैंड इज डिग्रेडेड, है ना। हम ये भी पूछ सकते हैं अराउंड द रीजन्स ऑफ राजस्थान और उसके नियर बाई एरियाज लाइक पंजाब, हरियाणा, गुजरात। ओके, सो दे आर ऑल्सो गेटिंग डेजर्टिफाइड। हम मेन कारण बता सकते हैं कि हाँ डेजर्ट का प्रेजेंस तो है ही है, बट अदर कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज व्हाट, लैंड डिग्रेडेशन। सो एग्जाम्पल्स लेते हैं उन स्टेट्स का जो मैंने मेंशन किया, लाइक फॉर एग्जांपल द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी एसेट्रा। सो इन स्टेट्स में क्या हुआ, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। सो इन स्टेट्स में क्या हुआ, ड्यू टू ओवर इरिगेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो धीरे धीरे कम होने लगी। सो द डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई तो क्या हुआ, जो वहाँ के पेड़ पौधे थे, जो वेजिटेशन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा क्योंकि फर्टिलिटी कम हो गई है। सो द नेचुरल वेजिटेशन वैनिशेस। जब वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ही नहीं है तो जो रूट्स होगा वो सॉइल को रख नहीं पाएगा। सो व्हाट गेट एक्सपोज, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट एक्सपोज ड्यू टू द लैक ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे जो वेजिटेशन था वो चला गया। सो द टॉप सॉइल गेट एक्सपोज्ड। जब टॉप सॉइल एक्सपोज हो गया तो क्या होगा, इरोजन स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। जब टॉप सॉइल एक्सपोज हुआ, जब टॉप सॉइल वहाँ से इरोड होकर चला गया, सो जो डीप में जो कोर्स ग्रैन्यूल्स थे वो क्या हुए, फाइन जो थे वो ऊपर चले गए। उसके बाद जो कोर्स मटेरियल था वो भी क्या हो गया, इरोड हो गया, वो भी इरोजन से चला गया। सो इट लीड्स टू व्हाट, धीरे धीरे ये डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। सो दैट लीड्स टू डेजर्ट फॉर्मेशन। सो दिस इज द प्रोसेस। एक फ्लो चार्ट में हम आंसर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आंसर में मेंशन कर सकते हैं, दिस इज बॉडी पार्ट, है ना। इंट्रोडक्शन में तो हमने कर दिया डेजर्टिफिकेशन का अपने डेफिनेशन से और डाटा के बारे में उसको देख के हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। बॉडी पार्ट में हम बात करेंगे द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की, सॉरी द कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, है ना। तो इसमें लैंड डिग्रेडेशन एक कॉज है, ओवर इरिगेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सो यहाँ पे डेजर्ट फॉर्मेशन इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में या फिर ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में। यहाँ पे एक और पॉइंट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हिली एरियाज़ में जहाँ पे डेजर्ट नहीं है, तो हिली एरियाज़ में हमने बोला ना, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, मतलब इट इज़ प्रेजेंट इन द हिली एरियाज़। कैसे भाई, हमने बात की हिली एरियाज़ की जहाँ पे अपने को ओवर ग्रेजिंग देखने को मिलता है ना। जो गाय चलाते हैं, जो गाय छोड़ो बकरियाँ जो मेन चलाते हैं वहाँ पे, सो उन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वहाँ पे जो वेजिटेशन है ना, उनको ख़त्म कर दिया उसने, वेजिटेशन खा दिए सबको, तो ख़त्म हो गया वेजिटेशन। तो जब वेजिटेशन कब हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे टॉप सॉइल एक्सपोज हो जाएगा। तो जब भी टॉप सॉइल एक्सपोज होता है तो जब बारिश होती है, हवा के झोंके से क्या होता है, जो टॉप सॉइल अब एक्सपोज हो गया तो वहाँ पे सब चीज़ को उड़ा के ले जाएगा। तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं उड़ के चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। जो कोर्स मटेरियल था जो नीचे का वो ऊपर आ जाएगा, दैट लीड्स टू व्हाट, डेजर्ट फॉर्मेशन। So overgrazing is also a cause of what,
डेजर्टिफिकेशन इन हिली एरियाज। ओके, तो यही तो क्या है, क्लाइमेटिक बाउंड्रीज लिमिटेड नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक और फैक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल लैक ऑफ वेजिटेशन। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। लैक ऑफ वेजिटेशन भाई, यहाँ पे हम सपोज एग्जांपल की बात करें, चेरापूंजी मौसम जो कि दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा पानी गिरने की वजह से जो टॉप सॉइल है ना, उसको भी वो बहा के ले जा रहा है। जब टॉप सॉइल बहा के चला गया तो जो कोर्स मटेरियल था, जो कोर्स ग्रेन थे जो कि नीचे थे, जो कि ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं, जब वो एक्सपोज होते हैं तो क्या होता है, वेजिटेशन ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, ग्रो नहीं कर पाता। तो उस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पर भी डेजर्ट बन रहे हैं, क्योंकि व्हाट, देयर इज़ लैक ऑफ वेजिटेशन। सो ये हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्त, डेजर्टिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू डेजर्ट एरिया एज इट कैन बी ऑल्सो फाइंड इन द रीजन सच एज हिली रीजन। हमने बात की ओवर ग्रेजिंग की है, नॉर्मल एरियाज जहाँ पे फर्टाइल लैंड है वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग मतलब ओवर फर्टिलाइजेशन, ओवर इरीगेशन से क्या होता है, एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन, ओवर इरीगेशन से क्या होता है, वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ना। वो यही बता सकते हैं, है ना, लैक ऑफ वेजिटेशन से। तो 4-5 फैक्टर की हमने बात कर ली कि हाँ, जहाँ पे डेजर्ट नहीं है वहाँ पे भी उस आसपास, डेजर्ट के आसपास ना होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और हम ये भी मेंशन कर सकते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे कस करता है डेजर्टिफिकेशन, इसको भी बता सकते हैं। स्पेशली इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश गिरता है, तो लोग सोचेंगे कि नहीं, सोचेंगे भी नहीं कि हाँ यहाँ पे भी डेजर्ट बन सकता है। बट आज जो धारणाएं हैं डेजर्ट का मतलब, जो आँख में बंद करते ही हमारे पास जो रेत के टीले दिखते हैं, वो नहीं है डेजर्ट का मतलब। डेजर्टिफिकेशन मीन्स व्हाट, डेजर्टिफिकेशन मीन्स यहाँ पे टॉप सोइल एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। सो वो डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, जो वहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात की, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो जा रहा है, वेजिटेशन जा रहा है, तो देयर इज एक्सपोजर ऑफ द टॉप सोइल एक्सपोज हो रहा है, पानी गिरने की वजह से वो इरोड हो रहा है, इरोड होने से कोर्स पार्टिकल जो नीचे से है ऊपर में आ रहा है, ऊपर ज़्यादा फर्टाइल होते नहीं है, सो दैट लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। तो हम डिफरेंट एरियाज को टच कर रहे हैं यहाँ पे, लैक ऑफ vegetation, overgrazing, deforestation, over irrigation, excessive use of fertilizer, land degradation. So these are all the factors that are responsible for what, that are responsible for desertification in the areas that are far away from desert. ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा ही तो यही है कि the process of desertification does not have climatic boundaries. justify with examples देते रहेंगे और एग्जामिनर को कन्विंस करते जाएंगे। याद रखना यहाँ पे एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है। तो सैम्पल अप्रोच क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो अप्रोच होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में ही होगा। सो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय डिफाइनिंग डेजर्टिफिकेशन। आप अब यूएनसीसीडी का डेफिनेशन से अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट अपना जो डेजर्टिफिकेशन का जो अपने को एग्जाम्पल याद आ रहा है, जो अपने को डेफिनेशन याद आ रहा है, उसको भी हम लिख सकते हैं। हम ये मेंशन कर सकते हैं दैट अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ इंडियाज लैंड इज अंडरगोइंग लैंड डिग्रेडेशन एज 2011 एंड 12 डाटा सीज। 30 to 40 वर्ड्स में हम इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद बॉडी को हम दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट बाई mentioning about the process of desertification, how it is not limited to the arid and semi-arid region, but it is also shown in the regions of रेनफॉल एंड सरफेस रनऑफ। जब वहाँ बारिश होती है वहाँ पे ये देखने को मिल जाता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे ये क्या कस करता है, सॉइल इरोजन कस करता है, सरफेस रनऑफ और रेन से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। और हमने बात कर ली सब चीज़ की। हमने बात की थी ओवर इरीगेशन की, हाउ ओवर इरीगेशन कस व्हाट, सॉइल जो टॉप लेयर है वो एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से इरोजन हो जाता है, यानी डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। तो ले देखिए, हमको आखिरी में एक चीज़ आनी चाहिए कि वेन एवर देर इज इन एक्सपोजर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, देन इससे क्या होगा, सब्सिक्वेंट इरोजन होगा एंड देन लास्ट में डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। हमने वाटर क्लॉगिंग की बात की थी एंड इंक्रीज इन सैलिनिटी। ये अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो कॉज ऑफ व्हाट, डेजर्टिफिकेशन। उसके बाद अनप्लान्ड ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर सकते हैं। आंसर को मेंशन सब कोशिश करेंगे, सब पैराग्राफ में लिखें। और उसके बाद एग्जांपल जो होंगे, क्योंकि एग्जांपल्स हमको एग्जामिनर ने पूछा है तो हमको सब पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। पॉइंट्स के फॉर्म में हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। सो इस फॉर्म में लिखेंगे तो अपना आंसर जो है भरा भी दिखेगा। और जो 150 वर्ड के अंदर शायद कितना मेंशन, इसको 150 वर्ड के अंदर लिखना है, सो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अभी उसका दूसरा पार्ट जो होगा, हम ये बता सकते हैं कि हाँ कैसे
डिज़ास्टर्स जो होते हैं वो भी लैंड डिग्रेडेशन कस कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया है ना, वॉल्केनिक इरप्शन, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज बहुत बड़े वेजिटेशन है बट वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो पूरा ऊपर टॉप लेयर है वो यहाँ पे एक्सपोज ही नहीं हो पाया, तो वेजिटेशन कैसे ग्रो करेगा। कभी कभी ऐसा होता है लैंडस्लाइड पूरा ऊपर टॉप लेयर को ही इरोड कर देती है, पर टॉप लेयर को ही उड़ा के ले जाती है, तो अगर टॉप लेयर ही नहीं है, जो फर्टाइल लेयर ही नहीं है, तो कैसे वेजिटेशन ग्रो करेगा, वेजिटेशन ग्रो नहीं करेगा, इसको तो हमने बोला डेजर्टिफिकेशन का कारण है। और एक ऐसे हमने बोला जो कि लोग सोच नहीं पाते उस फैक्टर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक वाटर स्कैर्सिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे भाई, हमने बोला वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर देखो, वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर क्या दिक्कत आ रहा है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके क्या हो रहा है, रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जब रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अपने पास डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो दिस आर ऑल्सो दी कॉज। सबके बाद हमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कहाँ पे कैसे हो रहा है, जैसे कि हमने ही सब ओवर ग्रेजिंग एग्जांपल दिया कहाँ, हिली एरियाज़ में, ओवर ग्रेजिंग एग्जांपल दिया हिली एरियाज़ में, ठीक है ना। हमने बात की किसकी, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में ओवर इरीगेशन की बात की थी, एक्सेस फर्टिलाइजर की बात की थी, ओवर ग्रेजिंग की हिली स्टेशन में, लैक ऑफ वेजिटेशन की हमने बात की थी नॉर्थ ईस्ट में। सो ये सब के एग्जाम्पल देते कि हमको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को। और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे बाई पॉजिटिव हम लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम कंक्लूड करेंगे बाई मेंशनिंग हाउ वी कैन करब डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना, कैसे बाई एफॉरेस्टेशन है ना, रिफॉरेस्टेशन, ये सब की बात कर सकते हैं। और हम ऐसे ही बात कर सकते हैं कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 है। ओके, हम ये बता सकते हैं कि हाँ हमने टारगेट सेट किया है, टारगेट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030, ठीक है ना, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय विच ईयर 2030, है ना। बोन चैलेंज की बात कर सकते हैं। सो दिस आर दी आंसर, एक आंसर का एक अप्रोच होगा, एक अपने पास माइंड में अगर एक अपने पास क्या बन जाता है, एक अपने पास एक क्या लिखना है अगर हमारे पास होता है तो उसके बाद हम जोड़ सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं उसके बाद। सो एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। उसके बाद उसमें जैसे अपने बॉडी बनाते हैं तो बॉडी अंदर पहले बोन होता है, बोन एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में बोन हो गया, उसके ऊपर हमने मसल ऐड किए, नर्व्स, ये सब आर्टरी से सब होता है, उसके बाद होता है। तो पहले बोन चाहिए, तो बोन हम यहाँ पे बना रहे हैं, अप्रोच की बात कर रहे हैं, मतलब बोन की बात कर रहे हैं, अपने पास स्ट्रक्चर क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड वेरिएबल सॉल्यूशन टू द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड्स एंड इंटरप्टेड नेविगेशन, क्रिटिकली एग्जामिन। सो क्वेश्चन हमसे देखो इस तरह क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे अपने पास एक स्टेटमेंट दे दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है, उसका हमसे पूछा है कि एग्जाम स्टेटमेंट दे दिया है, उसको बताओ क्रिटिकली इसको एग्जामिन करो, ये हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से, और यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं आते रहते हैं, तो अपने को ये अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है, आंसर मेंटेन रखना है अपने पास, है ना। जब कॉपी पेस्ट कर देंगे, जब एग्जाम में आएगा तो कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। आपने को बोला है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे ये हेल्प करता है। ड्रॉट को सब जानते हैं, फ्लड को सब जानते हैं, इंटरप्टेड नेविगेशन की बात करते हैं। इंटरप्टेड नेविगेशन का मतलब क्या भाई, क्या होता है, एक नदी में अगर जहाज़ चल रही है, ठीक है, एक समय के बाद यहाँ पे नदी में जहाज़ नहीं चल सकती, है ना, एक नदी से दूसरे नदी तक आप नहीं जा सकते। सो इंटरप्टेड नेविगेशन का मतलब है कि एक नदी से दूसरे नदी नहीं जा सकते। तो लेकिन इंटरलिंकिंग अगर हुआ तो हमने दो नदी को जोड़ दिया, तो यहाँ से हाँ इस नदी से हम इस नदी में जा सकते हैं नेविगेशन करते हुए। सो यही है अपने पास कि कैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं अपने को बताना है। तो मेंशन क्या करेंगे, सिंपली हमको बताना है प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान। किसके फायदे और नुकसान, फायदे नुकसान ऑफ व्हाट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ठीक है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के फायदे और नुकसान बताना है। तो सिंपल सा बात है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, 3 पार्ट में इसको भी हम डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। इंटरलिंकिंग का मतलब क्या है भाई, एक रिवर है जहाँ पे सरप्लस पानी है, मतलब नदी में ज़्यादा ही पानी है, और एक रिवर है जहाँ पे पानी बहुत कम है। सो द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम अ सरप्लस रिवर टू अ डेफिसिट रिवर इज व्हाट वी कॉल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ठीक है। सो एग्जाम्पल देके भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ केन बेतवा लिंक विच हैज रिसेंटली गॉट अप्रूवल, about the कोसी मेची लिंक, ओके। तो ये रिसेंटली अप्रूव्ड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसको हम 200 एग्जाम्पल सिंपल सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जाम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जियोग्राफी में मार्क्स लाने का एक ही उपाय है दोस्त, मोर द डायग्राम यू हैव द मोर मार्क यू गेट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
डायग्राम्स नहीं रहेंगे तो वही सबके जैसे ऑर्डिनरी कॉपी हो जाएगी, सबके जैसे ऑर्डिनरी कॉपी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं मिलते। तो दो काम कर सकते हैं यहाँ पे, हम तो इंडिया का मैप ये बना सकते हैं, तो इंडिया का मैप बना के हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर इंडिया का मैप बनाना थोड़ा सा टीडियस हो जाए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, अगर हम इंडिया का मैप बनाने लगे तो टाइम कम बच जाएगा, टाइम कम हो जाएगा बोलेंगे। तो ऐसे यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बड़ा बड़ा 2 रिवर बना दो और सिंपल सा है रिवर को लिंक कर दो, यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे सरप्लस ज़्यादा है, यहाँ पे डेफिसिट है, सो वी आर ट्रांसफरिंग द वाटर फ्रॉम द सरप्लस रिवर टू डेफिसिट रिवर, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है यार, इंटरलिंकिंग कर रहे हैं रिवर्स को तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में जो बारिश होती है वो 3 से 4 महीने में 70 to 80% दैट इज ड्यू टू मानसून, 70 से 80% पानी जो होता है वो 3-4 महीने में ही गिर जाता है। सो वी कैन ऑल्सो मेंशन इन द बॉडी पार्ट, हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड द बॉडी पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन से बॉडी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की जरूरत क्या है। जरूरत है क्योंकि हमारे देश में जो बारिश होती है दैट इज अ मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट वी हैव, तो जब बारिश होती है तो 3 से 4 महीने में ही होती है, जब 3 से 4 महीने में होती है तो बाकी के जो बचे कितने 8 महीने, तो उस महीने में क्या होगा, मेनली बात करें हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स की, तो हाँ यहाँ पे जो रिवर्स है उनका सोर्स क्या है, मानसून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 3 से 4 महीने में जब बारिश गिरती है ना, बारिश होती है, उसके बाद क्या होता है बाकी की जो मंथ्स है वहाँ पे क्या होता है, नदी सूख जाती है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम पानी को जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया, जहाँ पे पानी ज़्यादा, नदी किसी नदी में बहुत ज़्यादा पानी है, उन नदी को हम क्या कर रहे हैं, जिस नदी में पानी कम है उस तक पहुँचा रहे हैं। सो वी आर इंटरलिंकिंग बिकॉज यहाँ पे फ्लड जहाँ पे हो रहे हैं, उस नदी, ऐसी नदी है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उन नदी में बाढ़ आ रहा है, तो हम उस नदी से पानी को ट्रांसफर कर रहे हैं उन नदी पे जहाँ पे बारिश ही नहीं हुआ, वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो वाटर है, वी गेट वाटर फॉर व्हाट, वी गेट वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर में पानी की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, यहाँ पे इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जरूरत पड़ती है। हम ये भी बोल सकते हैं यार सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, एग्रीकल्चर, हाँ मेनली इंपॉर्टेंट तो रोल होगा एग्रीकल्चर का। बुंदेलखंड में जो हम बात कर रहे थे केन बेतवा लिंक की, बुंदेलखंड बहुत सूखा एरिया है, वहाँ पानी गिरता ही नहीं है, तो वहाँ पे खेती कैसे होगी, वहाँ पे नदी चाहिए ना, सो दैट इज केन बेतवा लिंक, वहाँ पे बात कर लिया। लेकिन हाँ बात कर रहे हैं वाटर फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए तो पानी मिलेगा ही मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर भी होगा, सो वी गेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग एज वेल, ठीक है। और क्या होगा, इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन मतलब भाई चाइना को देखो और भारत को देखो, डिफरेंस क्या दिखता है, उसके जो ट्रांसपोर्ट है वो एकदम कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पे जो, हाँ ठीक है, हमने रोड ट्रांसपोर्ट की बात की, रोड ट्रांसपोर्ट दो दिक्कत है रोड ट्रांसपोर्ट में, रोड ट्रांसपोर्ट हमारे इंडिया में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि रोड ज़्यादा बना नहीं है, दूसरा पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो चाइना ने क्या उपाय किया, जो बहुत सारे रिवर्स उसको इंटरलिंक कर दिए, तो वो क्या करता है, जो कॉस्ट है ना, जो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जमीन में जो पेट्रोल का कॉस्ट होता है, जब पानी में जो पेट्रोल का कॉस्ट होता है, उसमें हम पर अगर हम देखें 1 लीटर पेट्रोल डला दिए, ठीक है, गाड़ी में, तो कितना किलोमीटर गया, और 1 किलोमीटर हमने क्या लगा दिया, पेट्रोल डला दिया कोई शिप में, तो वो कितना किलोमीटर गया। तो दोनों में से हम लोग देखते हैं कि हाँ जो शिप है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसीलिए तो मैंने बोला चाइना जो होता है उसी दाम पे, मैंने बोला यूएस जो है वहाँ पे अपने पास सपोज मान लिया माइक्रोसॉफ्ट को बेच रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत महंगा क्यों मिलता है और चाइना कंपनीज जो है सस्ती क्यों है। ऐसा नहीं कि चाइना ने डिफेक्ट माल बनाया, नहीं बनाया, बिल्कुल सही माल बनाया, लेकिन उसने जो कॉस्ट है उसको कम कैसे किया, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यहाँ से यूएस से कोई भी चीज़ मंगाओगे तो उसका जो ट्रांसपोर्ट खर्चा आता है वो उसके खुद के खर्चे से ज़्यादा आता है। चाइना क्या करती है, उस खर्चा को, ट्रांसपोर्ट खर्चा को कम कर देती है, सो इसीलिए वो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो यहाँ पे भी हमने बात की कि हाँ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करेंगे तो जो इनलैंड नेविगेशन होगा वो तेज होगा। इनलैंड नेविगेशन अगर तेज हुआ तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो अपने पास ट्रांसपोर्ट है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। सो यहाँ पे इनलैंड नेविगेशन की बात करेंगे। ओके, इंटरलिंकिंग कर क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इनलैंड नेविगेशन, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज ऑफ द वाटर फॉर इरीगेशन, ठीक है, ये सब बातें हैं। फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई, हमने बोला पॉजिटिव एस्पेक्ट की, क्योंकि हमको क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन, कहीं भी अगर ये सब दिख जाए पूरे के पूरे GS 1 2 3 4, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे के पेपर में, ठीक है, तो ऐसे के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ऑप्शन में भी। तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है कि अपने को पॉजिटिव्स भी बताने हैं, नेगेटिव्स भी बताने हैं। सो दिस हमने रिक्वायरमेंट की बात कर ली, मतलब ये सब प्रोज है। अब कॉन्स की बात करते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि हाँ भाई क्रिटिसिज्म क्या है, कि हाँ इंटरलिंकिंग करनी क्यों नहीं चाहिए। सो पहले तो ये है कि यहाँ पे अगर इंटरलिंकिंग करेंगे तो जो इकोलॉजिकल डैमेज होगा, इकोलॉजिकल डैमेज कैसे होगा, इकोलॉजिकल डैमेज की बात करें तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे केन बेतवा लिंक, ठीक है, जो केन बेतवा लिंक है, अगर यहाँ पे हमने केन बेतवा में यहाँ पे जो रिवर दोनों को हमने क्या किया, जोड़ा, तो बीच में जो इंटरलिंकिंग रिवर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बहुत बड़ा एरिया वो जहाँ पे वेजिटेशन है वहाँ के वेजिटेशन डूब रहे हैं, फ्लड आएगा यहाँ पे। हम यही बोल सकते हैं कि हाँ जैसे कि केन बेतवा लिंक में एक टाइगर रिजर्व जो है उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो डूब रहा है।
सो वी कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट द इकोलॉजिकल डैमेज। और इकोलॉजिकल डैमेज में क्या हो रहा है यार, इकोलॉजिकल डैमेज में सबमर्जेंस हो रहा है। इकोलॉजिकल डैमेज में क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल डैमेज में सबमर्जेंस हो रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हाँ, जो नेचर ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट वो भी चेंज हो रहा है। इकोलॉजिकल डैमेज के अंदर हम यही बता सकते हैं कि जो नेचर ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट है वो चेंज हो रहा है। एग्जांपल देखते हैं, गंगा, ठीक है। तो गंगा के अंदर ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि दूसरे रिवर के अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमने दो रिवर को जोड़ दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज इंटरमिंगल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एग्जांपल यहाँ पे देखा कि जो गंगा की जो डॉल्फिन्स होती हैं, ठीक है ना, गैंजेटिक डॉल्फिन्स होती हैं, वो ऐसे मतलब उसी पर सिर्फ अडप्ट करती है किसके वाटर पे, गंगा के वाटर में। लेकिन जब दूसरे नदी के साथ जोड़ देंगे तो जो उसका इकोलॉजिकल डैमेज, उसका जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है वो नेचर चेंज हो जाएगा। जब नेचर चेंज हो जाएगा तो वो उसके हैबिटेट को अफेक्ट करेगा, जिससे इकोलॉजिकल डैमेज होगा, है ना, वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं। हमने बात की बहुत सारे रिवर्स की। उसके बाद हम एक चीज़ हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाँ, नेचर ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट, नेचर ऑफ व्हाट, फ्रेश वाटर हैबिटेट। और हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट है यार, ऐसा नहीं कि 2-3 करोड़ में आप बना दोगे एक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। सो अकॉर्डिंग टू हमने बात कर रहे हैं बहुत सारे मेजर्स, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से ये बोला जा रहा है कि हाँ, इंटरलिंकिंग अगर हमने किया तो $83 बिलियन का खर्चा आएगा, जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए कोई आम रकम नहीं है दोस्त। ओके, क्रिटिसिज्म में हम एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, एक्सेस ऑफ सेडिमेंट। एक्सेस सेडिमेंट से हम क्या समझते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स जो होती है बहुत ज़्यादा सेडिमेंट अपने पास कैरी करती है, बट जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो उतने ज़्यादा सेडिमेंट कैरी नहीं करते। अगर हमने क्या किया, जो हिमालयन रिवर है उनको पेनिनसुलर रिवर से लिंक कर दिया, तो अगर सपोज पानी का मौसम आया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश होने से बहुत ज़्यादा सेडिमेंट हिमालयन रिवर्स ने कैरी किया, अगर उसको बीच में जाके जहाँ पे इंटरलिंक कर रहे हैं वहाँ पे डिपॉजिट कर दिए तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, फ्लड्स आएंगे ही आएंगे। जो इनलैंड नेविगेशन जो हम इसको सुधारने के लिए जो हमने बनाया था इंटरलिंकिंग, वो अपने पास डिस्टर्ब हो जाएगा। सो एक्सेस सेडिमेंट कैन बी ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में हमने बात कर ली, हमने रिक्वायरमेंट्स की बात कर ली। तो एक क्रिटिकली एग्जामिन क्वेश्चन जो होता है उसमें दोनों पक्ष पे आपने को बात करनी पड़ती है। और उसके बाद कंक्लूड करेंगे कैसे, तो कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड हमेशा करना होता है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव नोट के साथ हमेशा कंक्लूड करना रहता है। तो इसको कैसे कंक्लूड करेंगे पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में ऐसे कंक्लूड करेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि जो 21st सेंचुरी जो आने वाला समय होगा उसमें सबसे बड़ा दिक्कत जो आएगा वो किसका आएगा, वाटर स्कैरसिटी का आएगा, है ना। तो इस समय में जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी का, हमने फ्यूचर जनरेशन की बात करें, जो आने वाले जनरेशन है उसका हम मान रहे हैं कि हाँ ये कॉस्टली अफेयर है, बट इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट, ओके, जो कि बहुत समय बाद हमको प्रॉफिट देगा, क्योंकि अगर आज इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। सो यहाँ पे 21st सेंचुरी में जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, इट इज़ वाटर स्कैरसिटी। तो इट इज़ नीड ऑफ द आर टू इंटरलिंक रिवर, है ना, जिससे क्या हो पाएगा, सरप्लस वाटर को हम क्या कर पाएंगे, डाइवर्ट कर पाएंगे डेफिशिएंट रिवर चैनल्स तक, ओके। एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा अपने पास फ़ायदा में होगा। सो ये करके हम एक पॉजिटिव नोट में हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो ये हो गया सैम्पल अप्रोच, देखते हैं। सो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट डज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर मीन्स। एग्जांपल्स देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देंगे केन बेतवा लिंक की एग्जांपल देंगे, पार नर्मदा तापी लिंकिंग की बात करेंगे, कृष्णा गोदावरी लिंकिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिया का मैप बना के भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। एक नदी, यहाँ पे एक नदी है जो कि ड्रड प्रोन है, एंड अनदर रिवर इज़ फ्लड प्रोन। हम इनको लिंक करके ये बता सकते हैं कि कैसे, बाय लिंकिंग दिस वाटर ट्रांसफर हैपेंस एंड इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन को ब्रीफ कैसे किया जाता है, इंट्रोडक्शन को ब्रीफ कैसे किया जाता है, 250 वर्ड का हमने बोला क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन को ब्रीफ करने का तरीका ही होता है टू यूज़ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ड से ही क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन क्रिस्प होते हैं और छोटे होते हैं और दमदार होते हैं। बॉडी में क्या मेंशन करेंगे, बॉडी में हमको बोला है ना क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए, तो जब भी क्रिटिकली एग्जामिन बोले तो मेन जो पार्ट होगा वो एग्जामिन वाले पार्ट में होगा, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिसिज्म वाले पार्ट जो होगा मेन बॉडी को लेगा, ठीक है। तो लेकिन तब भी हमको उसको प्रोस की बात करनी ही करनी है, फ़ायदे की बात करनी ही करनी है। तो फ़ायदा क्या होगा, इट विल हेल्प टू टैकल ड्रॉट, ओके, इट विल हेल्प टू टैकल फ्लड्स एंड इट विल हेल्प इन व्हाट, इट विल हेल्प इन नेविगेशन एज वेल। तो ये सब हमने बात की कि किसकी फ़ायदे की, बट हमको मेन जो अपना जो दृष्टि को, मतलब अपने जो लाइट फेंकना है यहाँ पे, वो किस पे फेंकना है अपने को, जो अपने पास क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। ये अपने पास मेन बॉडी होगा, मेन बॉडी का जो मेन जो एरिया खींचेगा वो ये होगा।
ठीक है। तो डेंजर्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी कॉस्ट होगा, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, सो इट हैव इकोनॉमिक कॉस्ट एज वेल एज ह्यूमन कॉस्ट भी है, मतलब इंसान जो होंगे जिस एरिया पे इंटरलिंकिंग होगी, जिस एरिया फ्लड हो जाएगा, मतलब जो एरिया पानी से ग्रसित हो जाएगा, पूरा पानी पानी हो जाएगा, जहाँ वेजिटेशन का लॉस होगा, वहाँ के जो लोग हैं उनको सेटल करना पड़ेगा, है ना, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, उनकी ज़िंदगी चली जाएगी। ऐसा होता नहीं कि आसानी से उनको सेटल किया जा सके, ऐसा भी नहीं होता। हमने बात की फेडरल इशूज़ भी बहुत सारे होते हैं, सच एग्जांपल की बात करें तो कर्नाटका तमिलनाडु में हमेशा कावेरी रिलेटेड इशू रहता है। उसी प्रकार इंटर लिंकिंग कर दिया तो जी किसी नदी पर ज़्यादा किसी नदी जो कि एक स्टेट में बह रही है उसके पास बहुत ज़्यादा पानी है तो वहाँ के लोग अच्छे से इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लेकिन किसी और स्टेट है जहाँ पर पानी नहीं है, तो अगर जब इंटरलिंक कर दे तो जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ के लोगों को क्या हो जाएगा, वहाँ का इकोनॉमी इसी से काम नहीं करेगा, वहाँ पानी की कमी हो जाएगी, है ना। तो वो बोलेंगे कि नहीं भाई हमको नहीं चाहिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, सो देयर इज अ फेडरल इशू विद रेफरेंस टू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इसकी बात कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल इशूज़ की बात होता है, जैसे कि हमने बात की पाकिस्तान इंडिया की, है ना, इंडिया अपने पास इंडिया बांग्लादेश की बात कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया का बात क्या है कि जो इंडस है, ठीक है ना, इंडस से पानी हमने ले लिया तो वो एग्रीमेंट भी होता है सब। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हाँ पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो ये सब दिक्कतें हमने बता दी, लेकिन दिक्कतें बता कुछ नहीं होगा, दिक्कतें का सॉल्यूशन क्या होगा। सो वे फॉरवर्ड हमको राइट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा यार, वे फॉरवर्ड ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई बोल दिए कि बहुत खर्चा आ रहा है इसको नहीं करना चाहिए, ये सब नॉर्मल लोगों की बातें हैं। अब नॉर्मल कैसे होना चाहिए, देखो उसी चीज़ को कैसे बोल सकते हैं दूसरी तरीके से, हाँ खर्चा तो माना कि खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो फिलहाल इस समय में जिस समय में हम गुजर रहे हैं, अभी भारत देश जो गुजर रहा है उस समय पे फिलहाल इट इज़ नॉट वायबल, ओके, करंटली इज नॉट वायबल। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ आज वायबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं पानी को कंजर्व करने के लिए, है ना, हम इस जो दिक्कतें हैं ड्रॉट और फ्लड का उसको हम लोग सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अदर मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मेजर्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे पानी की कमी है उन एरिया में हम ड्रॉट पूर्ण एरिया में हम ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो इरीगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड इसको सोचने में भी लगे, हाँ भाई सही बात बोल रहा है, ऐसे रहे कि बहुत खर्चा रहा नहीं करना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। सो ऐसे एक वे फॉरवर्ड देना है। उसके बाद ओके कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट हाँ डिस्पाइट इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बेनिफिट लॉन्ग रन में ये देगा वो एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है लॉन्ग टर्म में, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि हाँ जो कारण है वाटर डेफिसिट फ्लड प्रोन एरियाज डॉट इट इज़ अ मोर प्रॉब्लम ऑफ सिस्टमिक प्रॉब्लम। ये सिस्टमिक प्रॉब्लम कैसे है कि लोग ज़्यादा पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बोर चल रहा है उसको कुछ बंद नहीं कर रहा है। सो इसको हम ज़्यादा सुधार के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको उस तरीके से हम भी सुधार सकते हैं। सो एक पॉजिटिव नोट में कंक्लूड कर दिया, ओके, बाय लिंकिंग आइडियाज़ एंड सब चीज़ हमने सस्टेनेबल मैनर में यूज़ कर सकते हैं वाटर को, सो दैट वी कैन रिड्यूस दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद पुणे सजेस्ट लास्टिंग रिमेडियल मेजर्स। तो ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने बार बार पूछा है, इसको याद रखना है ना। जो अर्बन फ्लडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये करंट अफेयर्स में बहुत रहता है, हर पानी मौसम में तो हो ही जाता है, लेकिन उसके बाद इसीलिए बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मैंने बोला ना यार 20 में से जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन मैंने बोल दिया, 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको देखा रहेगा। तो गेम इस 10 क्वेश्चन का है, वो 10 क्वेश्चन को देखने के जो 10 क्वेश्चन हमको थोड़े से पक्का नहीं पता कि 10 क्वेश्चन कौन से आने हैं, लेकिन हमको ये पता है कि 20 में से 10 क्वेश्चन वो आने हैं जो हमने देखे हैं। तो जो 10 क्वेश्चन में से मार्क्स अपने पास, अगर एवरेज बात करें तो 6.5 एवरेज, अगर 15 मार्क का है तो 6.5 एवरेज लेते हैं, अगर 10 मार्क का है तो 5.5 एवरेज लेते हैं। तो ले दे के उसमें से 60-70 मार्क्स खींच लेने हैं, क्योंकि बाकी के जो 10 मार्क बाकी के जो अपने पास 10 क्वेश्चन बचे उसमें से जैसा कितना खींच सकते हो। और जीएस पेपर 1 हो तो 110 115 तक अपने पास मार्क्स आने ही चाहिए, ओके। तो उसके बाद क्या करना है, 30-35 मार्क वहाँ से खींच लेना है। लेकिन याद रखना कि जो 10 क्वेश्चन जो आपने बना के गए हैं वही आने हैं 10 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन के बाहर से आएंगे। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी होंगे जिसको आपने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो 2-3 क्वेश्चन पे जहाँ दिमाग नहीं लगाना है वहाँ पे नहीं लगाने का, जहाँ पे अपने पता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसको पहले लिखने का, जो क्वेश्चन नहीं जानता है उसको आखिरी में लिखने का या फिर छोड़ देने का। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में जो 15-15 20-20 क्वेश्चन है, सॉरी 15 बोलता हूँ, 10-11 क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ने का। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि एक बोलते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हिट लिस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोलते कि यार टफ क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि हर एस्पिरेंट को आता है सर। इट इज़ अ इजी क्वेश्चन, सिंपल सा बहुत है, इस कॉपी पेस्ट करने का इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में अपने को 2 चीज़ों को ध्यान देना है कि कारण क्या है दोस्त, कारण फॉर व्हाट, कारण फॉर द फ्लडिंग। सो देर आर 2 कॉजेज, नेचुरल कॉजेज एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज।
नेचुरल केसेस में एग्जांपल की बात करेंगे, है कभी बिन मौसम बरसात, अनसीजनल रेन, मौसम बरसात हो गया, ठीक है, सपोज हमने बात कर ली अनसीजनल रेन्स की, इट कैन कॉज फ्लड्स, है ना। एक्सेसिव रन ऑफ, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गया, बहुत ज़्यादा किसी ने कचरा निकाल दिया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ तो एक्सेसिव रन ऑफ कैन ऑल्सो कॉज फ्लड। क्लाउड बर्स्ट, बादल फट गए यहाँ पे, सो क्लाउड बर्स्ट कैन ऑल्सो बी अ कॉज फॉर फ्लडिंग। हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो दिक्कत क्या है, एंथ्रोपोजेनिक कॉज, मतलब जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो अ कॉज फॉर फ्लडिंग। हम बोल सकते हैं कि हाँ कैसे, सफिशिएंट ड्रेनेज चैनल का फॉर्मेशन नहीं होता, जब सिटी बनती है तो सफिशिएंट ड्रेनेज चैनल का फॉर्मेशन नहीं किया जाता, बनाया नहीं जाता, फंड तो मिलता है पर इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा जो वेस्ट है, बहुत ज़्यादा डैमेज, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गार्बेज है वो जाके क्या हो रहा है, जो चैनल्स हैं वहाँ पर डिपॉजिट हो जा रहा है, जिससे जो पानी है वो ठीक से बहा नहीं पा रही है। हमें भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हैदराबाद में कौन सी नदी फ्लो करती है, रिवर मूसी। ओके, सो हम यहाँ पे ऑथेंटिसिटी ऐड करने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ फॉर एग्जांपल रिवर मूसी, यहाँ पे जो पानी है वो रिवर मूसी पर जा नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। और ये बोल सकते हैं जो बीच में ब्लॉकेज आ रहा है, बहुत सारे कारण है उसके, हमने बोला बहुत सारे कारण क्या हो सकते हैं, हमने पास बहुत सारे रोड्स बना दिए उसके ऊपर, है ना, बिल्डिंग्स बना दिए उसके ऊपर, गार्बेजेस डंप कर दिए, ये सब कारण हो सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हैदराबाद और पुणे के बारे में आया था, उस समय पुणे में हैदराबाद में फ्लड आया, इसलिए इससे पहले क्वेश्चन आया था वो था मुंबई वाला फ्लड के बारे में। तो मुंबई में कौन सी नदी फ्लो करती है, मेथी रिवर मूव करती है, कहाँ से फ्लो करती है, मुंबई से फ्लो करती है। तो हमने बोल सकते हैं कि यहाँ पे ठीक से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं। लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन आया ना, तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्वेश्चन क्या बोला, सजेस्टिंग लास्टिंग रिमेडियल मेजर्स, तो हमसे उसका मेज़र क्या क्या करना चाहिए, क्या इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मेन फोकस जो होगा रिमेडियल मेजर पे होगा। जितना बेहतर रिमेडियल मेजर को हम बता पाएंगे उतना ही बेहतर एग्जामिनर हमको मार्क्स देगा, क्योंकि हमको बोला ही क्या है, आपको दिक्कतें तो दिक्कतें बतानी है, बट दिक्कतें का सॉल्यूशन कैसे देगा, सॉल्यूशन बताओ भाई, सॉल्यूशन चाहिए। एग्जामिनर को दिक्कत पता ही पता है, उसको सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो सॉल्यूशन पे मार्क्स यहाँ पे 15 में से अगर हम बात करें तो हमारे पास इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर में अपने पास 2-3 मार्क रहेगा। स्ट्रक्चर के बाद अपने पास दिक्कतें, दैट इज नेचुरल कॉज एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉज, उस पर 2-3 मार्क रहेगा। उसके बाद जो मेन मार्क्स रहेंगे 4-5 मार्क्स, 6-7 मार्क्स हो गए सपोज, उसके बाद 6-7 नहीं 4-5 मार्क्स मान लिया, जिसके बाद 15 में से 10 मार्क्स और बचे। 10 मार्क्स में से 7-8 मार्क्स जो होंगे वो किसके होंगे, इट इज द रिमेडियल मेजर जो आपने दिए हैं उसके होंगे। ओके, हम यहाँ पे जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है वहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि हाँ जो ड्रेन सपोज न्यू दिल्ली बनी है बहुत साल पहले, 200-300 साल हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे जो ड्रेनेज चैनल है वो आज की रिक्वायरमेंट, आज की दिल्ली के पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पा रही, 1.7 करोड़ सब पीपल को सस्टेन नहीं कर पा रही। तो वो भी एक कारण है कि वहाँ पे 2-3 घंटे पानी गिरने के बाद बाढ़ आ जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सैम्पल अप्रोच क्या होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट दी रिसेंट स्पाइक इन दी अर्बन फ्लड्स, है ना। बहुत जल्द ऐसे ही होता है ना, ऐसे बोले तो हमने बोला कोई पानी का मौसम आया और वहाँ पे देखने को मिल गया, पानी गिर गया, 2-3 घंटे तो बारिश हो गई, वहाँ पे फ्लड्स हो गए। एंड एग्जाम्पल्स दे सकते हैं सिटीज़ ऑफ हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, पटना, मुंबई, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिसेंट स्पाइक की बात कर सकते हैं, सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया, ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी में जब हम जाएंगे तो बॉडी में हम मेंशन करेंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फ्लडिंग। हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या कारण है। नेचुरल कॉज में मेट्रोलॉजिकल कॉज, रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, साइक्लोन्स आ गए, जैसे कि हमने बात की उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में मेजर कर यही होता है ना। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर हो गया, जैसे कि हमने बोला ओवर ब्लैंक फ्लो चैनल, जहाँ पे ब्लॉक कर दिया उनको नेटवर्क को, जैसे कि पटना के अंदर होता है। ओके, सो ये सब हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मेट्रोलॉजिकल बोल रहा हूँ, एंथ्रोपोजेनिक कॉज की भी बात कर सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कॉज लाइक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ लेक्स, जैसे कि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे जो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए जो वेटलैंड्स थे वो पानी को, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए, दैट लीड्स टू अर्बन फ्लडिंग, है ना। हमने बोला माइनिंग जो एक्सेस यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से पानी जो होता जा नहीं पाता, कॉन्क्रीटाइजेशन की बात कर सकते हैं यहाँ पे हम। ओके, तो ये सब हो गया दिक्कतें की बात, है ना। कारण क्या है कि फ्लडिंग हो रही है, कारण हमको नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने मेन जो पूछा है हमसे रिमेडियल मेजर्स की बारे में बात की है, तो हमको रिमेडियल मेजर बताने पड़ेंगे कि इनको हम सॉल्व कैसे करें, है ना। वी हैव टू टॉक अबाउट द रिमेडियल मेजर्स। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं द क्रिएशन ऑफ मोबाइल वॉल्स, स्पंज सिटीज़, मतलब पोरस मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिससे क्या हो जाए जो एक्सेस वाटर वो एब्जॉर्ब हो पाए, है ना। वेटलैंड्स मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, जो मैन जो कहा है हैदराबाद का
फ्लडिंग का वो क्या था कि वहाँ पे जो वेटलैंड्स थे, है ना, जो सिटी ऑफ लेक्स कहलाता था हैदराबाद एक समय पे, वो हैदराबाद में जो वाटर जो वहाँ पे चला जाता था, एब्जॉर्ब कर लेते थे वेटलैंड्स, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। सो हम कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं, है ना, इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान की बात कर सकते हैं। देखो जो मेजर कारण है ना, ये जो हैदराबाद हो गया, पटना हो गया, दिल्ली, मुंबई, ये सब पुराने सिटीज़ हैं। तो पुराने सिटीज़ हैं तो यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है पुराना हो चुका है। सो इट इज़ पुराना हो गया। तो पुराना हो जाने से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो आज की जो पॉपुलेशन है उसको ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, एक रिमेडियल मेजर है ना, हमको क्या करना चाहिए, इनको सुधारना चाहिए, है ना। और नए जो सिटीज़ बन रहे हैं उसमें इसको, स्मार्ट सिटीज़ जो बन रहे हैं उसमें इसको ध्यान रख के अपने को क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है। सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय समराइजिंग द पॉइंट, बाय इंटीग्रेटिंग फ्लड मैनेजमेंट, बाय सेइंग दैट वी हैव टू इंटीग्रेट फ्लड मैनेजमेंट विथ एज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग। ठीक है ना। कोई भी नई सिटीज़ बना रहे हैं, कोई भी अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी नई सिटीज़ हम लोग इन्वेंशन जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पे हम फ्लड मैनेजमेंट को ध्यान देंगे। माना कि हाँ समय के साथ फ्लड कम होते जा रहा है, बट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्लड मैनेजमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्बन प्लानिंग, इसको हमको इंक्लूड करना चाहिए। सो एक पॉजिटिव नोट में यहाँ पे भी कंक्लूड करेंगे इसको।